नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मैं आपके साथ श्रुति चावला। देखिए, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें सिर्फ महिला की गलती नहीं होती या महिला की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो पुरुष होता है उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण महिला कंसीव नहीं कर पाती। जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं नेरुमा IVF सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिशा मल्होत्रा। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, लोगों को आप ये बताइए, अगर हम आसान भाषा में पूछिए कि IVF एक्चुअली में है क्या? IVF जिसे सारे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, ये उन लोगों में किया जाता है जिन्हें बच्चे ठहरने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें हम कुछ इंजेक्शंस लगा के अंडे बनाते हैं और भ्रूण बना के सीधा औरत के बच्चेदानी में रख देते हैं। ऐसे में बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसमें हम IVF करते हैं, जैसे कि सबसे पहले ट्यूबें बंद होना। औरतों की दोनों ट्यूबें बंद है, जिससे अंडों ने आना होता है। दोनों ट्यूबें अगर बंद होंगी तो अंडे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और वो शुक्राणु के साथ नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में बच्चा नहीं ठहरता, तो हम अंडे बाहर निकाल लेते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू और शुक्राणु के साथ मिला के भ्रूण बना लेते हैं। भ्रूण बना के सीधा बच्चेदानी में रख देते हैं। इसे IVF कहा जाता है। तो सबसे पहले जिनकी ट्यूबें बंद होती हैं उनमें किया जाता है, या फिर जिनके अंडे नहीं बनते, जैसे कि PCOS वाले पेशेंट में या फिर एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट में IVF किया जाता है, जिनमें खुद अंडे नहीं बन पा रहे, हमें टीकों की या दवाइयों की मदद से अंडे बनाने पड़ते हैं। या फिर किसी को बच्चेदानी में रसौली हो या बहुत टाइम से बच्चा नहीं ठहरा, शादी के 10 साल हो गए, ना आदमी में कोई प्रॉब्लम है ना महिला में कोई प्रॉब्लम है, पर अंदर फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं हो पा रही, नेचुरली बच्चा नहीं बन पा रहा, तो हम अंडे बाहर निकाल के शुक्राणु अंदर खुद अंडे के अंदर डाल के बच्चा बना के रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें हम खुद अंडे की आउटर लेयर से शुक्राणु अंदर डालते हैं, उसे ICSI कहते हैं। तो IVF या ICSI उनमें किया जाता है जिनके बच्चे खुद नहीं हो पाते, और या फिर आदमी के शुक्राणु कम होते हैं, या फिर आदमी की शुक्राणु की भी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होती, तो उनमें ICSI करी जाती है, जो कि IVF का नेक्स्ट स्टेप या फिर IVF की एडवांसमेंट कह लो, वो होती है उन केसेस में। तो हम बात करें IVF की प्रोसेस क्या रहती है? IVF सबसे पहले ये पेनफुल प्रोसेस नहीं है। इसमें हम कुछ इंजेक्शन देते हैं सेकेंड डे मेंसेस से स्टार्ट करके 10 to 12 डेज तक। फिर सुन करके अल्ट्रासाउंड के थ्रू अंडे निकाले जाते हैं। उस दिन हस्बैंड को बोलते हैं कि अपना सीमन का सैंपल दे। दोनों को प्रोसेसिंग करके, सीमन प्रोसेस करके, उसमें से गंदे कीटाणु हटा के अच्छे कीटाणु और अंडे लेके दोनों को कल्चर किया जाता है 5 दिनों के लिए, और 5 दिन के बाद, जिसे ब्लास्टोसिस्ट या भ्रूण कहा जाता है, वो बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये प्रॉपर प्रोसेस है। इसमें फ्रेश ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब जिस महीने हमने अंडे निकाले उसी महीने भ्रूण बनाया और उसी महीने बच्चेदानी में डाल दिया। या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे पेशेंट को PCOS है बहुत हाई ग्रेड का, या फिर पेशेंट के हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से हम सेम साइकिल में जिस मंथ हमने निकाला है उस महीने भ्रूण नहीं डाल सकते। उस केसेस में हम फ्रोज़न ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब नेक्स्ट साइकिल में बच्चा जो पहली साइकिल में बना होता है वो नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। और मैम, जो IVF से जो प्रेगनेंसी की जाती है, क्या उसमें कुछ रिस्क रहते हैं? नहीं, IVF वाली प्रेगनेंसी अगर सिंगल हम बच्चा डाल रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंटिन्यू रहेगी। अगर आप मल्टीपल डाल रहे हो, यानी कि ट्विन्स डाल रहे हैं, 2 बच्चे डाल रहे हैं, या ट्रिपलेट्स, अब जो नया लॉ आया उसमें तो ट्रिपलेट्स 3 बच्चों से ज़्यादा आप डाल नहीं सकते जी। अगर कोई पेशेंट अपनी इच्छा से 2 या 3 डलवाना चाहता है, तो उसमें जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है कि टाइम से पहले बच्चा होने का रिस्क है, या फिर जो ट्विन्स की कॉम्प्लिकेशन है, 2 बच्चों की कॉम्प्लिकेशन है, ट्रिपलेट्स में थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो उन केसेस में बढ़ती है जिसमें 2 या 3 बच्चे ठहरते हैं। अगर सिंगल प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट प्रॉपर ग्रोथ के लिए मेडिसिन ले रहा है, जैसे हम अगर किसी को नेचुरली भी कंसीव हुआ है बट बहुत टाइम बाद कंसीव हुआ है, उसे भी हम ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन देते हैं। ऐसे ही IVF में
बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन और इंजेक्शन दे के वो आगे तक लेके जाई जाती है। अगर पेशेंट प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर फॉलो अप रख रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन्स और ट्रिपलेट्स में नॉर्मल में भी प्रॉब्लम आती है और आईवीएफ में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कहते कि हर केस में प्रॉब्लम आएगी। और मैम ऐसा रहता है कि आईवीएफ की प्रोसेस के बाद बच्चा नॉर्मल ही डिलीवरी लेता है, मतलब बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी रहती नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा के हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई थैलेसीमिया, कोई जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पैदा होने के बाद ब्लड चढ़ता है। आईवीएफ में तो हम थैलेसीमिया पहले ही देख लेते हैं करने से पहले कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हाँ, डाउन सिंड्रोम या फिर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होते हैं वैसे ही आईवीएफ में अल्ट्रासाउंड करके और टेस्ट करके अगर कुछ होता है तो पता चल जाता है। बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमने बाहर बनाया है वो कुछ डिफरेंट होगा, वो नॉर्मल बच्चे जैसा ही होता है। आईवीएफ में क्या रहता है, किसके स्पर्म्स यूज़ होते हैं, महिला के, जेंट्स के, और उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के, क्या रहता है? आईवीएफ में पेशेंट के ही एग्स होंगे, फीमेल के एग्स होंगे और स्पर्म हस्बैंड का ही होगा अगर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर किसी भी पेशेंट की मतलब हस्बैंड या वाइफ की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, अगर मान लो स्पर्म बिल्कुल नील है, और उसमें भी दो तरह के नील स्पर्म कंसीडर किए जाते हैं। कई बार हमारी बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिस वजह से स्पर्म अंदर बन रहे हैं, शुक्राणु अंदर बन रहे हैं, पर वो किसी कारण से बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसे में भी हम एक प्रोसीजर होता है टीसा करके इक्सी कर सकते हैं, उन्हीं के स्पर्म से बच्चा हो सकता है। हाँ, अगर दूसरा केस है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब अंदर कोई रुकावट नहीं है, अंदर भी नहीं बन रहे, उस केस में पेशेंट अगर रेडी है तो डोनर स्पर्म लिया जाता है, अदरवाइज पेशेंट के स्पर्म से ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और का स्पर्म लिया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो भी पहले देखी जाएगी कि हाँ हम किसी मेथड के थ्रू उनका स्पर्म निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अदरवाइज स्पर्म उन्हीं का होगा, एग उन्हीं के होंगे, अनटिल अनलेस एग में भी कोई प्रॉब्लम हो। जैसे AMH एक टेस्ट होता है अंडे की क्वालिटी का, वो बहुत लो, हमने 3 मंथ मेडिसिन दे के देख लिया वो बढ़ाने के लिए, PRP कर दिया, और भी जो उसकी थेरेपीज़ होती है, जो मेडिसिन होती है, वो सारी दे के देख ली। अगर उसके बावजूद भी उसके अंडे नहीं बन पा रहे, फिर उसे ऑप्शन दिया जाता है डोनर एग का। अदरवाइज जिसके एग्स हैं, जिसका स्पर्म है, वही यूज़ होगा। डोनर एम्ब्रियो या डोनर स्पर्म, डोनर एग हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कोई कॉज ना हो, ठीक है ना, और पेशेंट रेडी ना हो। और आईवीएफ और इक्सी में मतलब मेन जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? इक्सी जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, वो उनमें करा जाता है जिनके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी वीक होती है। मतलब हर स्पर्म का एक हेड, एक नेक, एक टेल होती है जी। हर शुक्राणु की। थोड़े बहुत डिफेक्ट्स हेड में, नेक में या टेल में हर किसी मेल में होंगे, बट कई बार जब डिफेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इक्सी सजेस्ट की जाती है, क्योंकि उसमें हम खुद नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म चूज़ करते हैं जिसका हेड, नेक, टेल नॉर्मल है, उसे एग के अंदर खुद डालते हैं ताकि वो फर्टिलाइज होके भ्रूण बना पाए। अगर हम ये नहीं करेंगे, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, किसी की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल 4% से ज़्यादा होती है, अगर किसी की मॉर्फोलॉजी लेस देन 1% है, ऑल्दो उसका काउंट अच्छा है, स्पर्म जो तेज चलने वाले अच्छे हैं, और हमने एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले सिलेक्ट कर लिए और आईवीएफ कर दिया, मतलब वो वाला पेशेंट को इक्सी नहीं करी, आईवीएफ कर दिया, तो वो आईवीएफ भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने तो आईवीएफ में खाली डिश में स्पर्म रखना है, वो खुद अंदर जाएगा। अगर एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाला होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा एग के और भ्रूण नहीं बन पाएगा। तो इक्सी में हम उन लोगों का करते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होती है, या फिर जैसे बहुत हाई ग्रेड PCOS है जिसकी एग की आउटर लेयर मोटी हो जाती है, जिसमें स्पर्म पेनिट्रेट, शुक्राणु अंदर नहीं घुस पाएगा, तो पेशेंट को ऑप्शन इक्सी का दिया जाता है। और मैम आईवीएफ करवाने के कितने समय बाद पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी होने की? आईवीएफ जैसे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, मान लो हमने 14th डे ट्रांसफ़र किया या 16 डे ट्रांसफ़र किया, आफ्टर 15 डेज़ 15 दिन के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए, बीटा HCG जिसे कहा जाता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को बच्चा ठहरा है या नहीं ठहरा। जब
जब भी हम भ्रूण अंदर डालते हैं वो 3 दिन जो होते हैं, जैसे हमने आज डाला तो पहले 3 दिन में बच्चा चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद ग्रो करता है, जो कि हमें पता 15 दिन बाद चलेगा। सबसे जल्दी ब्लड टेस्ट में पता चलता है और वो भी 15 डेज के बाद। और मैम इसमें रिस्क कुछ रहते हैं? रिस्क जैसे मैंने पहले बताया, रिस्क वही होंगे जैसे नॉर्मल में होते हैं। जैसे अगर हमने 2 बच्चे डलवा लिए तो टाइम से पहले होने का रिस्क होगा, है ना। ट्विन्स के अगर हमने 2 बच्चे डलवाए तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जो भी ट्विन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वो नॉर्मल में होती है वैसे ही आईवीएफ में होती है, कुछ सेपरेट नहीं होती। हाँ, पीसीओएस वाले पेशेंट में, जिसको पीसीओएस है और पेशेंट अपनी मर्जी से कह रहा है कि मुझे उसी मंथ डालो, फ्रेश ट्रांसफ़र करो, मतलब हमने जिस महीने उसके अंडे निकाले हैं, भ्रूण बनाया है और उसके अंडे ज़्यादा बन गए हैं, 12 मतलब 20 बन गए हैं, 20-22 बन गए हैं, तो सेफ़ होता है कि हम उस साइकिल में ना डालें। क्यों? क्योंकि ऐसे में पेशेंट की ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है, पेशेंट को पेन होता है, तो हम क्या करते हैं वो साइकिल स्किप कर देते हैं, ताकि जो भी OHSS से कॉम्प्लिकेशन होती है वो ना हो। आजकल तो OHSS बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो गई है। पहले वाले टाइम में होता था कि हाँ पेशेंट को OHSS हो जाए, आजकल तो बेटर क्वालिटी के इंजेक्शन्स आ गए हैं और फ्रोज़न ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है, जिस वजह से आईवीएफ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और मैम एक ना र्यूमर रहता है लोगों के मन में, कंफ्यूजन रहती है, र्यूमर भी रहता है कि आईवीएफ से सिर्फ लड़के हो सकते हैं। नहीं, ये मिथ है। आईवीएफ से लड़का लड़की कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिसकी किस्मत में वो है, हम कुछ मतलब वो सेपरेशन नहीं करेंगे, वो खुद ही है। जिसका लड़का होना है उसका लड़का होगा, जिसकी लड़की होनी है उसकी लड़की होगी। और मैम ऐसा रहता है कि ये 100% सक्सेसफुल ही रहेगा? नहीं, आईवीएफ में देखो हमने सिर्फ भ्रूण बनाया, अंदर डाल दिया, आगे बच्चेदानी में वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मेडिसिन्स दे सकते हैं। आगे चिपकना नहीं चिपकना, ग्रोथ होना नहीं होना, वो सिर्फ मेडिसिन्स या भगवान ही कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ 100% सक्सेस है। जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकते हैं, बट 100% आईवीएफ का सक्सेस रेट नहीं होता। मैम ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर्स के पास बहुत बहुत आशाएं लेकर जाते हैं कि हम डॉक्टर पास जाएंगे, आईवीएफ होगा तो हम कंसीव कर पाएंगे, लेकिन कभी कभार नहीं भी हो पाता है। तो ऐसे में आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई पेशेंट आया हो आईवीएफ करवाने लेकिन उसका कंसीव ना हुआ हो, फिर नहीं, उसने कुछ ऐसे में हंगामा कर दिया हो या नहीं, ऐसा कुछ? हंगामा नहीं कभी भी होता। पेशेंट को पहले ही काउंसलिंग ऐसी दी जाती है कि हाँ आपका सक्सेस भी हो सकता है, आपका फेल भी हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आईवीएफ का सक्सेस रेट है, जो साइंटिफिकली प्रूवन सक्सेस रेट है वही है, 100% नहीं है आईवीएफ का सक्सेस रेट। हाँ, ये है कि पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपके भ्रूण एक्स्ट्रा बने, आपके एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा बने, मान लो एक पेशेंट के 6 एम्ब्रियोज बन गए, हमने 1 या 2 से डिस्कस करके अंदर डाल दी, जो रिमेनिंग 4 हैं, जो 4 बच गए, उससे कहा वो स्टोर करा लो, वो फ्रीज़ करा लो। फ्रीजिंग की अगर जिस सेंटर में फैसिलिटी है, और वो पेशेंट को फ्रीज़ कराने चाहिए एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उससे ये जो प्रॉब्लम है कि फर्स्ट साइकिल में अगर नहीं कंसीव हुआ तो पेशेंट के पास ऑप्शन बच जाएगा, उसे दोबारा से इंजेक्शन्स नहीं लगेंगे, दोबारा से मतलब कॉस्ट पे नहीं करनी उतनी जितनी पहले करनी होती है, उसके पास एम्ब्रियो पड़े, बस डालना ही रह जाएगा। सेकंड, किसी को कंसीव हो गया, कोई भी मिस हैपनिंग हुई, वो अबॉर्ट हो गया, अगर उसने एम्ब्रियोज फ्रीज कराए होंगे तो वो दोबारा ट्रांसफ़र करा सकता है। और फिर कॉस्ट भी कम लगती है? कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। या फिर किसी ने सेकंड ईयर 2 साल हो गए उसे, जैसे फर्स्ट बेबी हुआ, सिंगल हुआ, और उसके बाद नेचुरली कंसीव नहीं हुआ, 3 साल के बाद उसे दूसरा बच्चा करना है, अगर उसके पास एम्ब्रियोज फ्रीज पड़े हैं सेंटर में, तो वो डलवा के अपना मतलब लेस कॉस्ट में वही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और उसका सक्सेस रेट फ्रोज़न ट्रांसफ़र का एज़ कम्पेयर टू फ्रेश ट्रांसफ़र प्रूवन है कि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा ही होता है। और मैम ART एक्ट्स के तहत जो डोनर है उसके लिए कुछ एक्ट्स होते हैं जो स्पर्म डोनर। ART एक्ट न्यू लॉ पास हुआ है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कमर्शियल सरोगेसी बैन हो गई है, एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी अलाउड है। एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी मीन्स आप ही का, पेशेंट का ही कोई रिलेटिव, कोई भाभी, वो
उनका बच्चा डलवा सकती है, सरोगेसी जिसने लेनी है, या फिर जो डोनर एग लेना है या डोनर स्पर्म किसी पेशेंट ने लेना है, तो डोनर वो ये नहीं है कि पेशेंट लेके आएगा डोनर। सरोगेसी और डोनर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डोनर में हमेशा एल्ट्रूस्टिक नहीं होती, मतलब उसकी नोन में नहीं डोनर होगी, डोनर बैंक से आएगी। गवर्नमेंट ने 2 तरह के सेंटर्स अप्रूव किए हैं, एक है एआरटी क्लिनिक्स जो केसेस करते हैं, एक है एआरटी बैंक्स जो डोनर प्रोवाइड करेंगे, जैसे डोनर स्पर्म या डोनर एग। तो अगर पेशेंट को लेनी है तो हम लोग भी एआरटी बैंक से ही लेंगे, पेशेंट के कोई नोन नहीं ले सकते। ऐसे ही जो एक्ट में ये डोनर के लिए, और सरोगेसी के लिए उन्होंने कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी, मीन्स कोई भी आपका बच्चा कोई भी बाहर नहीं डलवा सकता, वो आपके नोन में डालेंगे। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं एआरटी एक्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिशा मल्होत्रा जी। आई होप आप सभी को आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लेके हम आपको फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे और आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।